हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। हमारी सोसाइटी में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जिनका मानना है कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब ही सफलता या सक्सेस की डेफिनेशन है। भाई, उसमें जॉब सिक्योरिटी है, कुछ लोगों को लगता है उसमें काम भी कम है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो है ही। अब जाहिर सी बात है, जब सरकारी नौकरी से इतना जबरदस्त इन्फैचुएशन है तो कंपटीशन भी जबरदस्त होगा, और है भी। जैसे तैसे जी तोड़ प्रिपरेशन करके, एग्जाम क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब पाते हैं। बट क्या हो अगर पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब अब प्राइवेट जॉब में कन्वर्ट होने वाली है? ये कोई बुरे सपने से कम नहीं। खैर, ये तो हल्की फुल्की बात थी, और मैं इस इशू को वाटर डाउन नहीं करना चाहता, हल्के में नहीं लेना चाहता। ये इशू सीरियस है, और इसके इम्प्लीकेशंस सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब प्राइवेट एम्प्लॉयज हो जाएंगे। इसके इशू काफी ज्यादा बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कोई लॉस मेकिंग बिजनेस में है तो उसे शट डाउन या सेल क्यों नहीं किया जाए? लेकिन फिर क्या गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट बनाना होता है? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस हैं? छोटे छोटे गांव में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को कस्टमर्स नहीं मिलते, इसलिए वो वहां जाते नहीं। हो सकता है कल को प्राइवेट बैंक्स भी यही सोचें, प्राइवेट ट्रेन्स भी यही सोचें। तो शायद एक ट्रेड ऑफ की दोनों में जरूरत जरूर है। अब आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है बैंक प्राइवेटाइजेशन। रिसेंटली ये न्यूज में भी था। तो न्यूज में क्या था और क्यों था, इसकी डिटेल्स देंगे अभिषेक। जी, हम आज बात करेंगे कि बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। कि जैसे बजट में सरकार ने अनाउंस किया था कि वो दो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे उसी रिलेटेड एक टॉपिक की एलआईसी का, जिसका कि सरकार प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही बट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो सबसे पहले हम ये फर्क समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जो दो पब्लिक सेक्टर बैंक का बोल रहा है कि हम दो पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब ये कि पूरी की पूरी सरकार उस बैंक में हिस्सेदारी बेच देगी। ये सरकार का जितना भी शेयर है उस बैंक में, वो पूरा पूरा किसी प्राइवेट प्लेयर को या दो तीन प्राइवेट प्लेयर्स को वो बेच देगी। और जब हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब सरकार बोलती है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे एलआईसी का, तो वो आईपीओ लाएगी और अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी। जो कि माना जाए लगभग 10% के आसपास सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। एलआईसी में मालिकाना हक सरकार का ही रहेगा, बट कुछ हिस्सा वो प्राइवेट प्लेयर्स को या छोटे स्टॉक होल्डर्स को बेच देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में कि ये है क्या। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, इस पे पूरी की पूरी एक समरी है बैंक प्राइवेटाइजेशन की। जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में अनाउंस किया था कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेगी। अभी जो सरकार है, अभी जितनी आप देखें पब्लिक सेक्टर बैंक, टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक होती थी। पिछले साल ही 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने 10 जो पब्लिक सेक्टर बैंक थी उनको आपस में मर्ज करके 4 बैंकों में कन्वर्ट किया था। अब जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो सरकार प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहती है? जैसे मैं बताया कि सरकार का एक ही जो एक मेन मोटिव है, या जो इस प्राइवेटाइजेशन के जो फेवर में है, उनका ये कहना है कि सरकार का काम सरकार चलाना है, ना कि कंपनियां चलाना या बैंक चलाना। तो अभी से 12 बैंक है सरकार के पास, तो काफ़ी बैंक्स हैं। और इसमें से कई बैंक्स अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही है। तो कुछ सरकार चाहती है कि हम अपना वर्कलोड कम करें, कुछ बैंक्स को बेच दें। दूसरा जो मेन रीजन है जो सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है बैंक का, कि सरकार ये चाहती है कि ये अपनी असेट्स बेच के वो पैसा कमा सके। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो आप हम सब की तरह सरकार की भी आमदनी पे असर पड़ा है। अब सरकार को पैसा चाहिए, तो सरकार पैसा कैसे लाएगी? अपनी असेट्स बेचेगी। तो इसलिए सरकार अब कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, कई कंपनियां पूरी तरह से बेच रही है। तो इसलिए सरकार ये चाह रही है कि हम दो कंपनियां बेच के दो बैंक्स बेच के उससे उससे थोड़ा सा पैसा कमा सके। सरकार का जो नेक्स्ट ईयर की डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है, वो भी है 1.75 लाख करोड़। ये काफ़ी बड़ा एक अमाउंट है। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि हम दो बैंकों बेचें और ये डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है, जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको बढ़ा सकें। अब जो अपोज कर रहे हैं,
जैसे यूनियन अपोज कर रही है, जैसे शोएब ने बताया कि हर किसी की एक सपना होता है कि हमें सरकारी नौकरी लगे। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अब जो सरकारी नौकरी है, उसमें कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं, आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी रहती है। बट जब बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो जाएगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहेगी। तो जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलना बंद हो जाएंगे, उनकी जॉब सिक्योरिटी चली जाएगी, कभी भी जॉब जा सकती है। रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलते थे वो भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बैंक यूनियंस अपोज कर रही है। उसके साथ साथ में लॉन्ग टर्म में ये भी है कि आगे जाकर सरकार अगर सारी में बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर देगी तो एक तरह से बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा सा एक इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, उसका मेन एम होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और अगर कोई भी गवर्नमेंट का फर्म है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन एम होता है कि अगर हम प्रॉफिट कम कमाएं बट लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिले। तो इसलिए भी इसका विरोध चल रहा है कि बैंकिंग सेक्टर जहाँ पे लोगों का, आपका, हमारी सेविंग का पैसा लगा हुआ है, डिपॉजिट रहता है, अगर सभी बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आप तो जो बैंक है उनका मेन मोटिव है कि पैसा कैसे कमाएं। और कहीं ना कहीं आपके पैसा जो बैंक्स में है उस पर आपको इंटरेस्ट कम मिले या जो दूसरे बेनिफिट्स अभी मिलते हैं वो ना मिले। बट दूसरी तरह ये भी है कि कई भी प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है, आप सर्विसेज में देखिए, जो आपकी जो सर्विस क्वालिटी है, जो टेक्नोलॉजी यूज करती है प्राइवेट बैंक्स, उसका बेनिफिट भी कंज्यूमर को मिलता है। यानी दोनों साइड इसके है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर सरकार ने कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कंबाइन करके एक मर्ज किया था आपस में। तो वो ये लिस्ट आपके सामने है। सरकार ने लास्ट ईयर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्जर किया था पीएनबी में, और ये सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई थी। उसके बाद कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक आपस में मर्जर हुआ था। उसके बाद ये फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई थी। फिफ्थ उसके बाद आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में मर्जर हुआ था। उसके बाद ये फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई थी। उसके बाद इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ था। उसके बाद ये सेवंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई थी। जब मैं बात करता हूँ सेकेंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की, ये इन टर्म्स ऑफ असेट्स है। उस समय सरकार ने जो मर्जर किया था वो ये कहता है कि कई छोटी बैंक से जो बड़े लोन नहीं दे पाते, क्योंकि पास इतने असेट्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है, लोन दे पाए। तो इससे हम जो सरकार के कहते हैं हम छोटी बैंकों को कंबाइन करके बड़ी बैंक से बनाना चाहते हैं, ताकि उनके पास रिसोर्स, उनके असेट्स बढ़े और वो आगे जाके बड़े लेंडिंग्स कर पाए। अभी जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, तो ये दो आपके सामने मैं ग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि एक तो लैंडिंग का, कि पब्लिक सेक्टर जो टोटल लैंडिंग होती है उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक कितना लैंडिंग करती है, यानी जो लोन देती है उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना परसेंटेज है। और डिपॉजिट का, कि जो लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं उसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना परसेंटेज है। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये लैंडिंग का है। अगर आप देखें दिसंबर 2005 में तो लगभग 71.33% जो जो पूरे लोन दिए जाते थे उसमें 71.33% एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का था। ये 2010 के आसपास सबसे हाईएस्ट था। और पिछले 10 साल में देखें तो ये काफ़ी नीचे आ चुका है। वो आ चुका है जो आज सितंबर 2020 तक था तो 57.31% आ चुका है। यानी अगर पूरे इंडिया में सभी बैंकों ने मिलकर 100 रुपये लोन दिया है तो उसमें जो 2005 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक की हिस्सेदारी थी वो थी 71.33, जो अब घट के आ चुकी है 57.31। उसी तरह से डिपॉजिट में का भी आप देखेंगे, जो डिपॉजिट दिसंबर 2005 में 73.11% है, यानी जितना पैसा लोगों का डिपॉजिट है उसमें से कितना पब्लिक सेक्टर बैंक में, कितना प्राइवेट सेक्टर बैंक में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में 73.11% लोगों का पैसा डिपॉजिट था, बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक में था, जो कि अब घट के आ चुका 62.1%। यानी कि ये दोनों ग्राफ जो दिखाता है ये दिखाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका ऑलरेडी मार्केट में पेनिट्रेशन काफी बढ़ गया है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। लेकिन आज भी मेजॉरिटी ऑफ लेंडिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ही हैं। राइट, पब्लिक सेक्टर बैंक में है। और इसका एक मेन रीजन ये कि पब्लिक सेक्टर बैंक का पेनिट्रेशन रूरल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। आप छोटे छोटे गांव में चला जाए आपको वहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक मिल जाएगी, बट हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ना मिले। दूसरा हम बात करें इसी से रिलेटेड, जो बता रहा है कि LIC का, जैसे अभी पिछले मंडे और ट्यूसडे को बैंक एम्प्लॉय ने स्ट्राइक की थी।
उसी तरह से 18 मार्च को LIC के भी एम्प्लॉय ने स्ट्राइक की थी। सरकार ने अनाउंसमेंट ये किया था कि हम LIC का भी डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, यानी कि हमने कुछ हिस्से IPO लाके, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाके सरकार अपना कुछ हिस्सा मार्केट में बेचना चाहती है। सबसे पहले मैं LIC के बारे में बात करूं, उसके बारे में कुछ LIC वाले फैक्ट्स बताना चाहता हूं। आज के समय में जो सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी, अगर स्टॉक मार्केट में बात करें कि इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अगर उसकी हम असेट्स देखें और LIC के असेट्स से कंपेयर करें, तो LIC के असेट्स रिलायंस इंडस्ट्री के असेट्स से 3 टाइम्स है। और हर पांचवा भारतीय LIC का कस्टमर है, यानी आप देखेंगे हर पांचवें भारतीय के पास LIC की कोई ना कोई पॉलिसी या कोई ना कोई प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है। तो इससे समझ में आता है कि LIC का कितना बड़ा साइज है। अब इसमें LIC में, इंश्योरेंस में दो चीजें हुई है। पहला ये कि सरकार LIC का एक प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, IPO लाना चाहती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और दूसरा, अभी 19 मार्च को राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है जिसमें FDI लिमिट बढ़ा दी गई है, जो कि अभी 49% थी, उसको बढ़ा के 70% कर दिया गया है। अब इसी का भी, अब जो स्ट्राइक है उस हुई है, उनका भी यही कहना है कि एम्प्लॉयज का कि आप ये धीरे धीरे एक तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है कि आप तो भी हिस्सेदारी बेच रहे हो, 10% अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हो सकता है आगे क्या पूरी पूरी LIC बेच दो। पर जो इसके फेवर में प्राइवेटाइजेशन के, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो एक एक मेन रीजन ये है कि सरकार को पैसे की जरूरत है, तो कुछ हिस्सेदारी बेच के सरकार एक उससे पैसे का बंदोबस्त करेगी। दूसरा, जो ये फेवर में, ये उनका ये भी कहना है कि जब कोई कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है तो उनको हर क्वार्टरली अपने रिजल्ट और अपने सारी पूरी डिटेल्स एक पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो उससे LIC के जो फंक्शनिंग है उसमें काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी। बेनिफिट जो उसके LIC के जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको ही मिलेगा। LIC की पॉलिसी होल्डर्स की हम बात करें कि उन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एट प्रेजेंट जो ये IPO आने वाला है उससे LIC के पॉलिसी होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि और बेटर हो, क्योंकि LIC अगर पब्लिक एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है तो हर 3 महीने में, हर क्वार्टर इनको अपना रिजल्ट बनाना पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। LIC की बात करें तो LIC पूरे इंडिया के जो इंश्योरेंस सेक्टर है काफी बड़ा नाम है। जब 2000 में जब सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने FDI ओपन किया था, जो 24% किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि अगर फॉरेन प्लेयर्स आ जाएंगे तो LIC जैसी कंपनियां और जो दूसरी गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो खत्म हो जाएगी। बट 2000 से लेके अब 2021 है, लगभग 21 साल हो गए हैं इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में खुले हुए, बट अभी भी LIC का जो मार्केट शेयर इंश्योरेंस में सेक्टर में वो भी 75% से ऊपर है। यानी ये दिखाता है कि LIC कितना बड़ा ब्रांड है इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में, और लोगों का कितना ट्रस्ट है LIC में। आप कहीं भी जाके पूछिए कि आपको बीमा कराना, तो बीमा का मतलब भी LIC से समझा जाता है, और उसी कंपनी का नाम याद, बट LIC सबको पता है। तो ये भी काफी सेंसिटिव इशू है कि कई लोगों का, जैसे होता है पांचवें भारतीय का पैसा LIC में लगा हुआ है, तो LIC का प्राइवेटाइजेशन बोलना गलत होगा। जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो भी काफी बड़ा इशू है। उसके बाद में LIC बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि LIC की इंश्योरेंस कंपनी है, बट LIC उसके साथ साथ में सरकार की कई तरह से मदद करती है। जैसे सरकार को भी कुछ कोई बड़े लोन की जरूरत है, कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, तो सरकार LIC के पास जाती है, LIC सरकार को लोन दे देती है। दूसरा, कभी सरकार अपनी कोई कंपनी बेचना चाहती है, सो खरीदना मिल रहा है मार्केट में, तो LIC के पास जाती है, LIC उस कंपनी को खरीद लेती है। जैसे कि लास्ट ईयर IDBI बैंक को सरकार बेचना चाह रही थी, कोई मार्केट में खरीदा नहीं मिला, तो आखिर में LIC ने IDBI बैंक को खरीदा, और आज IDBI बैंक की मेन ऑनरशिप LIC के पास है। उसके बाद जब स्टॉक मार्केट गिरता है किसी रीजन से, अब स्टॉक मार्केट को बचाना है, तो सरकार LIC को बोलती है कि जाओ अपना पैसा जाके स्टॉक मार्केट में लगाओ और स्टॉक मार्केट संभालो। तो LIC मार्केट में जाती है और स्टॉक मार्केट को संभालती है। LIC की बात करें तो LIC के पास कई बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी है, उसमें हिस्सेदारी है। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।